नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल इनक्रेडिबल स्टडी विद आरपी में। और आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और तैयारी भी थोड़ी बहुत कर रहे होंगे, ज़्यादा तो नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में दिमाग 10 चीज़ों में घूम जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। UPPCS 2003 का पेपर, ये एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन जो भी पहले मैं बता चुका हूँ, नहीं देखे हों तो देख लें जाके। यहाँ पर मैं बेसिकली आपको जो बच्चे तैयारी जिनकी बहुत अच्छी है, ये चैनल उनके लिए नहीं है, उनके लिए बहुत सारे चैनल हैं। लेकिन जो बेचारे तैयारी करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, कैसे करें, हज़ार सारे दिमाग में प्रश्न हैं, ये चैनल उनके लिए है। ठीक है, जो पढ़ने में बहुत तेज़ है, ये उनके लिए चैनल नहीं है। इसलिए आप अगर तैयारी करना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो या कर रहे हो और मीडियम स्टूडेंट हो, तो इस चैनल में आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुशीनगर कहाँ की राजधानी थी? मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी। ये कथन आपका सही है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। सही है। अब महात्मा बुद्ध के बारे में और भी कुछ चीज़ें जान लीजिए। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? मैंने बताया था आपको, सॉरी, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। देखिए, यहाँ पर जो दोनों कथन दिए गए हैं, दोनों कथन सही हैं, और लेकिन व्याख्या सही नहीं है। व्याख्या क्यों नहीं सही है? अगर आपको इस चीज़ को समझना है तो क्वेश्चन में आप क्यों लगा कर देखें। कुशीनगर मलगढ़ राज्य की राजधानी थी क्योंकि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। सिर्फ इस वजह से कोई राजधानी नहीं बन जाती। ठीक है, इसी वजह से यह कारण और कथन में कोई भी किसी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं है। बट बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। बुद्ध धर्म प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे और यहाँ चुंद नामक लोहार की आम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को भोजन कराया और जिससे रक्त तिसार हुआ और भयानक दर्द सहते हुए कुशीनारा पहुँचे और 483 BC से 483 BC में 80 वर्ष की उम्र में प्राण त्याग दिए। अब मैं आपको बताऊं, बुद्ध धर्म बेसिकली जब बुद्ध धर्म का जन्म हुआ उसके बाद से बुद्ध धर्म में ये व्यवस्था थी कि दीक्षा या भिक्षा मांगकर ही ये लोग भोजन करा करते थे। अब बुद्ध अपने धर्म को प्रचार कर रहे थे और प्रचार करते करते वो पहुंच गए मल्लों की राजधानी पावा। अब वहाँ पर जब उन्हें भूख लगी तो उन्होंने चुंद नाम के लोहार के पास गए और उनसे भिक्षा मांगी। अब उनके पास भी चूँकि कुछ और था नहीं, इसलिए उनके पास जो था, यानी चुंद नामक लोहार के पास जो भी था, उसने भोजन कराया। और उसने भोजन जो है उसके यहाँ पर बना था पोर्क। पोर्क समझते हो? पोर्क बोलते हैं सूअर के मांस को। तो उसने सूअर के मांस का इनको भोजन कराया और जिसकी वजह से उन्हें हो गया रक्त तिसार, यानी उनका हो गया पेट खराब और भयानक दर्द सहते हुए किसी तरह से वे कुशीनारा पहुँचे। अच्छा, अब आप कहोगे कि जब पोर्क बना था तो बुद्ध जी ने खाया ही क्यों? तो उस समय ये भी था, बौद्ध धर्म में ये भी था कि जो भिक्षा मिलेगी, सात्विक हो या तामसिक हो, किसी भी प्रकार का भोजन हो, उन्हें स्वीकार करना पड़ता था। इसलिए उन्होंने उसे खाया और इसके बाद तो आप जानते हो फिर क्या हुआ उनके साथ। पेट दर्द हुआ और 483 में 80 वर्ष की उम्र में उनके प्राण निकल गए। अब यहाँ पर 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। जब मृत्यु हुई, महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, प्रथम बुद्ध उन्होंने दिया था सारनाथ में, उपदेश दिया था उन्होंने, जिस घटना को बोला गया धर्म चक्र परिवर्तन। और जब
उनका जन्म हुआ था, तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। इसके आगे चैत्य और बिहार में क्या अंतर था, ये प्रश्न पूछा गया था। तो चैत्य जो थे वो पूजा स्थल होते थे। किनके पूजा स्थल होते थे? तो बौद्ध के पूजा स्थल होते थे। और विहार दरअसल जहाँ पर चैत्य बने होते थे उन्हीं के आसपास में उनके रहने के लिए, बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए स्थान बनाया जाता था। तो वहीं पर जहाँ पर बौद्ध लोग रहते थे उसे विहार कहा जाता था। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और यूपी पीसीएस में तो देख ही रहे, पूछा जा रहा है। बिंबिसार ने वेलुवन नामक विहार बनवाया। तो बिंबिसार ने वेलुवन नामक विहार बनवाया। अनाथ पिंडक व्यापारी ने 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दी और जेतवन विहार निर्माण हेतु। अब आप समझ सकते हैं उस समय 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दी थी। कौन से व्यापारी ने? अनाथ पिंडक व्यापारी ने। मुझे लगता है इसी की उम्र लंबी रही होगी तो इसकी वजह से अंग्रेज भारत आए, क्योंकि उस समय 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दान देना और जेतवन विहार निर्माण हेतु छोटी मोटी बात नहीं है। आगे चलते हैं। पूर्वाराम प्रसेनजीत ने बनवाया। ये भी पूर्वाराम भी विहार था, इसका प्रसेनजीत ने बनवाया। और जेतवन विहार के लिए अनाथ पिंडक व्यापारी ने बनवाया। बाकी सवाल आपसे यही पूछा जाता है चैत्य और विहार प्रमुख रूप से क्या है। बाकी ये जो ने व्यापारी ने कितनी दान मुद्रा दी इससे मतलब नहीं रहता। अब सातवाहन, इसके बाद सातवाहन वंश के रचनाकार थे। ये रचनाकार न कह के बोलिए, शासन जिसने किया था तो वो 60 BC में सिमुक ने स्थापना करी थी। आंध्र में गोदावरी और कृष्णा घाटी में के बीच में है। आंध्र मतलब आंध्र प्रदेश में गोदावरी कृष्णा घाटी में ये सातवाहन वंश उसी समय पर फूला था। राष्ट्रकूट 752 AD और इसके संस्थापक थे दंतीदुर्ग। तो राष्ट्रकूट की स्थापना किसने की थी? दंतीदुर्ग ने की थी। और जो कैपिटल बनाई थी इन्होंने वो मान्यखेत थी। चालुक्य वंश की स्थापना की थी पुलकेशिन प्रथम ने। कब करी थी? तो 6वीं शताब्दी में करी थी। और पल्लव वंश की स्थापना करी थी सिंहवर्मन प्रथम 3री शताब्दी में। अब आपको बता दूं ये सारे सवाल पूछे गए थे मिलान में, ठीक है। अब मिलान में दिया गया था, ये सारी चीज़ें दे दी गई थी। सिमुक, दंतीदुर्ग, पुलकेशिन और सिंहवर्मन प्रथम। तो ये ध्यान रखिएगा, सातवाहन वंश, सिमुक, राष्ट्रकूट, दंतीदुर्ग, चालुक्य, पुलकेशिन प्रथम, पल्लव वंश, सिंहवर्मन प्रथम। ठीक है, टाइम पीरियड याद हो तो याद कर लीजिएगा, नहीं धीरे धीरे अपने आप तैयार हो जाता है। इसके बाद चंद्रगुप्त, सेंड्रोकोटस एक, अच्छा देखिए चंद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण करी थी? तो उसको जो है सेंड्रोकोटस की उपाधि दी थी ग्रीक राइटर से, यानी यूनानी लेखकों ने कहा था चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस। अब बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया है। और इसका टाइम पीरियड जो इसने शासन किया था 298 से 273 BC। और अशोक के तो जानते हो कितनी सारी उपाधियां होती थी। स्वयं को वह प्रियदर्शी भी कहता था, देवनाम प्रियम भी कहता था, और देवा नापयदसी। यानी आप समझ सकते हो कि अशोक स्वयं को भगवान समझने लगा था और उसे लगता था कि ईश्वर ने ही उसे धरती पर भेजा है, इसीलिए उसने इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां धारण कर ली थी। प्रियदर्शी, देवानाम प्रियम, देवानाम प्रियदर्शी, ये उसकी कुछ उपाधि थी। अब बात ये हो सकती है कि यार अशोक को अशोक ही क्यों कहते हैं? तो गुर्जरा, मस्की, उदयगोलम, नाटूर, इन अभिलेखों से ये पता चलता है
कि उसका नाम अशोक था। ठीक है, और अशोक नाम ही फेमस हुआ, और उपाधियाँ तो उतनी ज़्यादा नहीं फेमस होती, लेकिन ये उपाधियाँ आप याद रखिएगा। ठीक है। चाणक्य के अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य अन्य नाम विष्णुगुप्त था, और दूसरा नाम कौटिल्य था। तक्षशिला का ब्राह्मण था। चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी थी। चंद्रगुप्त मौर्य को 1000, उस समय की जो मुद्रा चलती थी उतने 1000 करसार्पण में खरीद लिया था। इसके बाद घनानंद का सर्वनाश कराया था। और इनकी जो चाणक्य की किताब है अर्थशास्त्र, उसमें राजनीतिक जीवन और आर्थिक जीवन के बारे में बेहतर तरीके से जानकारी मिलती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र माना जाता है कि अगर कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र थी उसकी अगर रियल कॉपी मिल जाए ना, तो भारत की आज विदेश नीति इतनी अच्छी हो जाए जिसका हम आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। ऐसा नहीं है अभी अच्छी नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से अभी भी चल रही है, बट जो उसने तरीके बताए थे वो वाकई में अद्भुत थे। अगला है सम्राट हर्षवर्धन के 2 महान धार्मिक सम्मेलन। अब देखिए हर्षवर्धन, अब पहली चीज़ आप ये समझिए कि जो हर्षवर्धन था, इन्होंने कहाँ पर शासन किया था? इन्होंने कन्नौज में शासन किया था। और किस वंश के थे हर्षवर्धन? ठीक है, पुष्यभूति वंश के थे। और इन्होंने 2 महान धार्मिक सम्मेलन कराए थे। तो कहाँ पर? कन्नौज में कराया था और दूसरा प्रयाग में कराया था। अब भाई कराया था, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? PCS IAS की अगर जो तैयारी करते हैं तो पहली चीज़ तो उनको यही है कि किसी चीज़ की जानकारी मिल रही है तो मिल कहाँ से रही है ये बताओ। तो भैया हर्षचरित से जानकारी मिलती है। हर्षचरित किसने लिखी है? बाणभट्ट ने लिखी है। वेनसांग भ्रमण वृत्तांत, ये भी एक उनकी जानकारी का स्रोत है। और वेनसांग की जो किताब मैंने बताई थी उसका क्या नाम था? सियूकी, और फायान की फाऊकी। ठीक है। और सम्राट हर्षवर्धन को जो वेनसांग था उसने बताया था वो शिव के भक्त हैं। ठीक। वारंगल प्रसिद्ध था, काहे के लिए प्रसिद्ध था? तो वारंगल लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था, और वारंगल दक्षिण भारत का प्रमुख नगर था। तक्कोलम का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो चोल और राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ था, और 949 AD में हुआ था। अब अच्छा एक चीज़ जान लीजिए, आपको जितने भी युद्ध मिलेंगे वो सबसे ज़्यादा जो मिलेंगे आपको मेडाइवल हिस्ट्री में मिलेंगे। एंशियंट हिस्ट्री में सबसे पहला युद्ध जो दशराज का युद्ध है, दूसरा आपने ये देख लिया तक्कोलम का युद्ध, कलिंगा वार देख लिया। ठीक है। और छोटे छोटे 2-4 युद्ध, 10-5 युद्ध, 20-25, बहुत खींच के 15 से 20 युद्ध मिलेंगे आपको छोटे मोटे। फेमस तो वही कलिंग का युद्ध जिस तरह से फेमस है, दशराज युद्ध के बारे में आप जानकारी करते हो, तक्कोलम का युद्ध हो गया। ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे उतने ज़्यादा युद्ध नहीं फेमस हुए थे। और युद्ध जो लड़ाई होती है तो वो आपकी मिडाइवल इंडिया से चालू होती है, और जब तक 1857 के क्रांति के पहले तक युद्धों की बौछार रहती है। इसके बाद भी वो फ्रांसीसी, अंग्रेज, मराठा, दुनिया भर के जो थे आपस में लड़ते ही रहते थे और युद्ध ही करते थे और कुछ करते नहीं थे। ये नहीं बैठ के सुलझा ले मामला। ठीक। तो चोल में थे परांतक प्रथम, राष्ट्रकूट में थे कृष्ण तृतीय। ठीक। तो परांतक प्रथम और कृष्ण तृतीय के बीच में युद्ध होता है तक्कोलम का, जिसमें कृष्ण तृतीय जो है परांतक प्रथम को परास्त कर देते हैं, यानी जम के कूटते हैं इनको। चोल युवराज राजादित्य मारा गया। अब इनके साथ में थे एक आध चेला चपाटी। चोल युवराज जो थे
राजादित्य वो मार दिए गए, और इन इधर के जो सेनापति थे कृष्ण द्वितीय के, वो थे मरलेर, गंगराज, भुगुत, अब रामेश्वर में। अब देखो, जब परांतक प्रथम कूट दिए गए कृष्ण तृतीय के द्वारा, तो अब जब एक पक्ष जीत जाता है और दूसरा पक्ष हार जाता है, तो एक जश्न मनाता था पहले के समय में। और जश्न कैसे मनाते थे? रामेश्वरम में विजय स्तंभ में स्थापित कर दिया, यानी चोलों की जगहों पर जाके जो रामेश्वरम में झंडा गाड़ दिया विजय स्तंभ कृष्ण तृतीय ने, कि हमने परंतक प्रथम को धो दिया। इसके आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, स्थान स्मारक। तो एलिफेंटा की क्या है, गुफाएं मिलती हैं आपको। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, औरंगाबाद में। एलिफेंटा की गुफाएं बनवाई किसने थी? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। श्रवण बेलगोला मूर्ति थी, खजुराहो मंदिर था, सांची स्तूप था। देखिए क्वेश्चन जानबूझ के मैं इतना टाइम ले रहा हूँ एक क्वेश्चन में। देखो मैं सीधा सीधा पढ़ने को 5 मिनट में 2-3 मिनट में इसको पूरा पढ़ सकता हूँ, लेकिन उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। ठीक, तो और क्वेश्चन अब उतने ज़्यादा रिपीट भी नहीं होते, तो इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत हम इसके बारे में गहराई से जानकारी करें। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था किसने? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलिफेंटा की गुफाएं का निर्माण किसने कराया था, आप बताइएगा। श्रवण बेलगोला मूर्ति मैसूर, कर्नाटक, चंद्रगिरी इंद्रगिरी पहाड़ी के बीच स्थित है। ये जो श्रवण बेलगोला नामक स्थान है, ये मैसूर कर्नाटक में, ये 2 पहाड़ियाँ हैं, चंद्रगिरी इंद्रगिरी, इन पहाड़ियों के बीच में श्रवण बेलगोला स्थित है। और सांची का स्तूप है। अगला है भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती। अब देखिए, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी किसे कहा जाता है? तो भगवती सरस्वती को कहा जाता है। अब ये भोजशाला है कहाँ पे? तो ये मध्य प्रदेश में। चोल शासक अपने शासन काल में ही उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। अब ये चीज़ बढ़िया है, अच्छी चीज़ समझ लो कि चोल के शासन में हमें ये चीज़ अच्छे से पता चलता है कि जो चोल शासक होते थे, जो आज के समय में उतना ज़्यादा तो नहीं, जो आज के समय में सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम प्रणाली चालू है, वैसे ही कुछ आप इसको भी समझ लीजिए। चोल शासन के समय में भी वो लोग भी पहले से बता देते थे कि हमारा जो लड़कवा होगा वही उत्तराधिकारी बनेगा। ठीक, तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी चोल शासन की, थोड़ा जानकारी कर लेते हैं। राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। अब देखिए देखिए व्यवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं। एक हो गई आपकी राजतंत्रात्मक व्यवस्था, ठीक, एक हो गई संघीयवाद व्यवस्था, और एक हो गई आपकी संसदात्मक व्यवस्था। राजतंत्रात्मक व्यवस्था का मतलब इसमें पूरा जो कंट्रोलिंग होती है वो राजा करता है, और संसदीय शासन व्यवस्था में कानून सबसे ऊपर होता है। ठीक, संसदीय शासन व्यवस्था में जनता चुनती है प्रतिनिधि, और फेडरल सिस्टम में यानी संघवाद में, संघात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति प्रमुख होता है। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, चोल वंश में आपके थी राजतंत्रात्मक व्यवस्था। राजा का पद ही महत्वपूर्ण होता था, वंशानुगम होता था, और राजा के लिए होती थी एक मंत्रिपरिषद, जो आज के समय में देते हैं। जैसे हम आज के समय में देखते हैं 75(3) आर्टिकल 75(3) में हम ये देखते हैं कि राजा की सलाह के लिए, राष्ट्रपति की सलाह के लिए, चोल वंश में चला गया था, राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। देयर विल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एडवाइस प्रेसिडेंट। इट इज मेंशन इन आर्टिकल 75 क्लॉज 3। उस समय क्या था, ये जो मंत्रिपरिषद थी वो राजा
को ही जानकारी देती थी, यानी राजा को बताती थी सारी चीज़ें। राजकीय आदेशों का क्रियान्वयन करने के लिए अधिकारी होते थे, ठीक है, और इन अधिकारियों का नाम था ओले अधिकारी। ठीक है, अब समझ सकते हो, ओले जिस तरह से गिरते हैं उसी तरह से जैसे आदेश आता होगा तो ये अधिकारी भी बहुत कायदे से बरसात करते होंगे जनता पे। राजा का प्रधान सचिव था, ठीक है, जो कैबिनेट सेक्रेटरी था राजा का, उसका नाम था ओले नायम। चीफ सेक्रेटरी, मैंने मजाक में बोला है कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी इज द हाईएस्ट पोस्ट। उच्च अधिकारी परेंद्रम होते थे, उनको परेंद्रम कहा जाता था। निम्न श्रेणी के जो अधिकारी थे वो सेरेंद्रम होते थे। वेतन भूमि के रूप में दिया जाता था, ठीक है, यानी भूमि के रूप में समझ रहे हो, कोई ज़मीन का टुकड़ा दे दिया और पैसा ऐसा नहीं देते थे। विद्याधिकारी कार्य प्रेषण अधिकारी होता था। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिए UPPCS 2003 में जो भी प्रश्न पूछे गए, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तैयारी धीरे धीरे करें, ठीक है। एक दिन में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो 1 महीने से ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक, फिर इसके बाद बैठ जाएंगे। इसलिए थोड़ा पढ़ें, मन लगा कर पढ़ें। थैंक यू।